आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो सीरीज हम लोगों ने चालू की है क्लास 11th और हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। और इसका हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं। अब तक हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम तक की स्टडी पूरी कर ली है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और आज का जो हमारा पॉइंट है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिया जो है वो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और यूरिया किडनी में बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। जैसे हमने बताया था कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो इस ब्लड को फिल्टर करके क्या बनता है? इस ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसका यूरिन फॉर्मेशन का, तो ये कुल मिलाकर 3 बातों पर डिपेंड करता है। मींस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस बाय द 3 इवेंट्स। पहला जो इवेंट है इट इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द रीएब्जॉर्प्शन। Second point is the reabsorption and the third point is the tubular secretion, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो तीनों पॉइंट हैं, पहला क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या है? रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। समझिएगा बात को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि नेफ्रॉन, हमने कल पढ़ा था कि नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो भी काम फिल्ट्रेशन का, रीएब्जॉर्प्शन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन का, वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द नेफ्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। समझिएगा कि yesterday we had a discussion about the structure of the nephron, ठीक है। हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो ये पढ़ा था कि दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज द बोमेन्स कैप्सूल एंड द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स द हाई सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या होती है यहाँ पर? इट कंटेन्स द हाई सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। इट कंटेन्स द गैंग्लियन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गैंग्लियन होता है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ सिंपल स्क्वामोज एपिथेलियम की सेल्स होती हैं, ठीक है, विच हेल्प इन द फिल्ट्रेशन। तो एक तरफ से ब्लड आता है विच कंटेन सम वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट मूव्स फ्रॉम दिस गैंग्लियन ऑफ द वेसल्स एट ए हाई स्पीड, क्रिएट ए हाई प्रेशर, ठीक है, एंड देन फ्रॉम दिस वेसल द फिल्टर्ड ब्लड इज रिलीज्ड आउट। होता क्या है यहाँ पर, जब फिल्ट्रेशन, जब यहाँ से प्रेशर लगता है, ठीक है, तो प्रेशर डेफिसिट हो जाता है। प्रेशर डेफिसिट होने की वजह से तो जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ जाता है? फिल्ट्रेशन आ जाता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। तो पोडोसाइट्स हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस थ्रू द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये बात समझिए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रीजन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रीजन है अ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसका मतलब ये होता है कि कहीं 2 प्रेशर होते हैं, उन 2 प्रेशर में डेफिशिएंट क्रिएट हो जाता है और उनमें उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारी जो किडनी है वो पर मिनट 1000 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब 1 लीटर से 1.2 लीटर ब्लड पर डे क्या कर रही है? पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट क्या कर रही है? वो फिल्टर कर रही है। तो अगर हम इसको मानते हैं कि पूरी 24 आवर्स इन अ डे हमारी जो किडनी है
वो 180 लीटर, ठीक है, क्या होता है 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। इतना फिल्ट्रेट बनता है किडनी से पर डे, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा क्या नहीं होता, ये सारा का सारा यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता। आउट ऑफ 180 लीटर ओनली 1.5 यानी कि 1 to 1.5 लीटर यूरिन इज रिलीज्ड बाय ए हेल्दी पर्सन। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि जितना भी 180 लीटर यानी कि जितना भी फिल्ट्रेशन बन रहा है, ठीक है, उसका 90%, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका लगभग 90% या 99% जो है वो क्या हो जाता है, वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक तो बात है ये, ठीक है, इस बात को समझिए। लेकिन यहाँ इसको मैं आगे दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द डेफिसिट इन द टू प्रेशर्स, यानी कि दो प्रेशर यहाँ पर काम करेंगे। तो उसको आपको देखने की जरूरत है, समझेंगे कि कैसे वो काम करेंगे। जो बात आएगी वो ये है कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर का फ्लूइड है इसका फिल्ट्रेशन, और यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसका फिल्ट्रेशन माइनस करना होता है किसमें से, ये जो प्रेशर आता है वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये समझिएगा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि इस ग्लोमेरुलस के लिक्विड का जो प्रेशर होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस, ठीक है, यानी कि डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस किसका, डिफरेंस जो आएगा वो दो प्रेशर आएंगे। एक प्रेशर जो आएगा इट इज रिलेटेड टू द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड प्रोटीन, जो प्रोटीन होगा ब्लड के अंदर उसका प्रेशर यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इट इज नोन एज द ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, जब ब्लड के अंदर प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं उनके द्वारा लगने वाला प्रेशर प्लस CHP, ठीक है, क्या होता है, प्लस होता है CHP। CHP का जो मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू द कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर होता है उसका जो लिक्विड होता है उसके द्वारा लगने वाला प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, GHP की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है, GHP की अमाउंट ज्यादा होती है इन दोनों के सम से। तो अगर हम एक नॉर्मल बात माने कि कितना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, तो अबाउट 60 mmHg नॉर्मल ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है। और अगर मैं BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूं तो वो कितना होता है 30, और CHP कितना होता है, CHP होता है 20। तो कुल मिलाकर 60 minus 50 is equals to 10 mmHg. It is the amount of net filtration pressure present in the Malpighian body. मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बोमेंस कैप्सूल और वेसल्स मिलकर क्या बनाती हैं, मैलपीजियन बॉडी बनाती हैं, और इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर यूरिया के अलावा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और एसेंशियल प्रोडक्ट भी फिल्टर होके कहाँ आते हैं, नेफ्रॉन के अंदर आते हैं। लेकिन नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन सभी को क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि अब जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है इट इज कंप्लीटेड इन द 3 स्टेप्स, ठीक है। पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ड्यू टू द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। Net filtration pressure is the deficient of the glomerular hydrostatic pressure minus pressure of the blood and the liquid present in the Bowman's capsule, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब जब ये फिल्टर होगा तो ग्लूकोज भी आएगी, अमीनो एसिड्स भी आएंगे, मिनरल्स भी आएंगे, साल्ट भी आएंगे, सब चीज आएगी। अगर अगला प्रोसेस जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन कह रहे हैं वो नहीं होगा तो सारा का सारा जो एसेंशियल प्रोडक्ट है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा
और बॉडी के अंदर साल्ट की, ग्लूकोज की, मिनरल्स की, आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो बहुत ज्यादा हार्मफुल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब जो बात है वो है दूसरा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। अब इसको आप समझिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, इन एसेंशियल प्रोडक्ट को दोबारा से ब्लड में पहुंचाना। ठीक है, इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और ये रीएब्जॉर्प्शन का जो काम है ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम करता है। तो वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस थ्रू ए डायग्राम। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैरीड आउट बाय द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की है किसके बारे में? हम लोगों ने बात की है कि किस तरह से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमने बताया था दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या है? ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग लूप और एक होता है डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ये वाला लूप होता है, असेंडिंग लूप ये वाला लूप होता है। ओके, ये क्या होता है? ये तो डिस्टल डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इट ओपन्स इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट। इसको आप समझिएगा और यहीं से हमें सारा प्रोसेस पूरा करना है। एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो रहता है कोर्टेक्स में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द PCT proximal convoluted tubule. This is the DCT distal convoluted tubule. This is the collecting duct. मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि this is the structure of the nephron which we had discussed in the last video. Okay, then cortex, this is the outer medulla and this is the inner medulla. ठीक है, अब किडनी में जैसे जैसे नेफ्रॉन मेडुला में जाता है तो किडनी की जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसको समझिएगा, ये क्या है? दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पर डे हमारी जो किडनी है वो 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 1 to 1.5 लीटर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कितना? 99% जो होता है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज द फिल्ट्रेट रेट। फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 180 लीटर पर डे। अब इसको कैलकुलेशन करके आप पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, कन्वर्ट होता है, मतलब रीएब्जॉर्ब कंप्लीट होता है। ज्यादातर अमाउंट में ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज है लगभग सारी की सारी ग्लूकोज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लगभग 75% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। ठीक है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, इज ऑल्सो एब्जॉर्ब। विद दिस पोटेशियम आयन is also absorbed and the amount of this is related about 70 to 75%। यानी कि टोटल रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसका 70 से 75% रीएब्जॉर्प्शन का हो रहा है पीसीटी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर कुछ सिक्रेशन होगा, जो मेड्यूला का फ्लूइड होगा
उस मेडुला के फ्लूइड से कुछ H+ आयन और कुछ अमाउंट में अमोनिया, ठीक है, कुछ अमाउंट में अमोनिया NH, ध्यान रखिएगा, H+ आयंस और अमोनिया, ठीक है, कहाँ एंटर करती हैं, दे एंटर इनटू द PCT टू मेंटेन द pH, किसको मेंटेन करने के लिए, pH को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और जो PCT होता है, PCT में जो फिल्ट्रेट होता है वो जो सराउंडिंग का लिक्विड होता है, देखिए दो तरह के लिक्विड है, एक लिक्विड फिल्ट्रेट जो इस ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक फिल्ट्रेट ऐसा है जो नेफ्रॉन के चारों तरफ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के बेस पर जो प्रोक्सिमल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट होता है वो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है इट इज आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग मीडियम, मतलब इस मीडियम की कंसंट्रेशन जो यहाँ लिक्विड है और इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और जब सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोटोनिक, ठीक है, जो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप बात रखिएगा कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यूरिन के फॉर्मेशन, ठीक है। तो PCT, ठीक है, PCT में जरूर ही क्या होता है, ओब्लिगेटरी, ये टर्म आप याद रखिएगा, दो चीजें मैंने जो अभी आपको बताई हैं, एक मैंने आपको बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक मैंने बताया ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है कि PCT में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नेसेसरीली होता है, जहां पर नेसेसरी कंडीशन रख जाती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओब्लिगेटरी, यानी कि यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिल्ट्रेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेट है आइसोटोनिक, मतलब वाटर और सॉल्यूट की अमाउंट इक्वल है। अब जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ को मूवमेंट करेगा, ठीक है, जब नीचे की तरफ को मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, इट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर ओनली, ये वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है। तो वाटर कहां से कहां तक आ जाएगा, वाटर जो है 5% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होता है। बात में समझ आ रही है, बात में ये बताना चाह रहा हूं कि यहां से चला था सॉल्यूशन, हो गया था आइसोटोनिक, जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ को चला है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यहाँ पर वाटर की वाटर की अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर वाटर की अमाउंट क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इसके अंदर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि वाटर की अमाउंट कम है, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से जो फिल्ट्रेट है वो कहां चलेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है, यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। यहाँ पे किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम का, ठीक है, कुछ कंडीशन में, ठीक है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि साल्ट जो है वो रिलीज हो गया, वाटर रिलीज नहीं हुआ। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। नॉर्मली DCTB क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन अगर जरूरत होती है तो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ADH, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता रहा हूं, ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इट इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब इसे रिलीज करती है। अगर ADH रिलीज होता है तो DCT में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है,
और अगर नहीं होता है तो वाटर का रिजर्वेशन नहीं होता। बात ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जरूरत के हिसाब से एडीएच को रिलीज करेगी। एडीएच की प्रेजेंस में ही यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मली होता क्या है कि डीसीटी के अंदर, ठीक है, डीसीटी के अंदर फिर जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाता है, वो आइसोटोनिक हो जाता है, ठीक है। पीसीटी में भी फिल्ट्रेट कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। डीसीटी में फिल्ट्रेट कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। और लूप ऑफ हेनले में कैसा हो जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। अगर वाटर को रिलीज करना होता है तो एडीएच रिलीज होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं, ओके। यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ सोडियम आयन है वो भी रिलीज होता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अमाउंट में H प्लस आयन कहा जाएगा, प्रोक्सिमल कोरिलेटिव ट्यूबुल के अंदर एंट्री करेगा। इसके अंदर एंट्री करेगा, प्रोक्सिमल कोरिलेटिव ट्यूबुल के अंदर एंट्री करेगा। किसके लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो अभी हमने बताया था कि वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में कैसा होता है, पीसीटी में ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब जरूरी होगा। लेकिन डीसीटी वाले में ये कैसा हो जाता है, डीसीटी वाले में ये फैकुलेटिव हो जाता है। डीसीटी वाले में कैसा हो जाता है, डीसीटी वाले पार्ट में ये फैकुलेटिव हो जाता है, मतलब जरूरत होगी तो H2O का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और अगर जरूरत नहीं होगी तो H2O का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा रिलीजिंग ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या हो गया, अब हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। सारा का सारा जो फिल्ट्रेट है वो कहां कर इकट्ठा होता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर आकर इकट्ठा होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कुछ अमाउंट में यूरिया रिलीज करती है। कुछ अमाउंट में क्या रिलीज करती है, यूरिया रिलीज करती है। ये जो यूरिया है ये इस लिम्ब के अंदर यानी कि असेंडिंग लिम्ब के अंदर एंट्री करता है, और इसका काम होता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो क्या कर, वो H प्लस आयन को सिक्रेट करती है, K प्लस आयन को सिक्रेट करती है। कुछ अमाउंट में यूरिया से अमोनिया रिलीज होती है, और इनका काम होता है पीएच को कंट्रोल करना। मेरा समझ आई, ठीक है। तो आज का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये बार बार देखनी पड़ेगी। आज सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा, ठीक है। कल एक और मैकेनिज्म की बात करेंगे जो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर